Good evening to everybody. So this is the third lecture of atomic structure, जहां पे हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा वेव नंबर। वी नीड टू स्टडी अबाउट वेव नंबर। ओके, अगर एक वेव का डायग्राम बनाओ लाइक दिस, ऐसा, ओके, तो आपको वेवलेंथ पता है क्या है? राइट, ये एक क्रेस्ट और एक ट्रफ है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर दिस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा और वेवलेंथ। राइट, दिस इज कॉल्ड एज लैम्डा और वेवलेंथ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। एक पर्टिकुलर वेव का जितना डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। बट वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये वेव नंबर आपका वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है। कैसे? द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 centimeter of length is called as wave number. It is denoted by nu bar and its unit is meter inverse, ठीक है। आप एक चीज को ध्यान से समझो, ठीक है, कि हम लोग टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कैसा निकालते हैं। टाइम पीरियड में हम ये बोलते हैं कि एक वेव में जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। और एक सेकेंड में उसका जो यूनिट है, टाइम पीरियड का यूनिट एक सेकेंड है। एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सेम इसी प्रकार से जितने नंबर ऑफ वेव्स आपके 1 सेंटीमीटर में होते हैं, सपोज मान लो कि एक वेव आपका 10 मिलीमीटर का है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने वेव्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर। सो द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ इज कॉल्ड एज वेव नंबर। तो वेव नंबर मतलब यही होता है कि 1 सेंटीमीटर के लेंथ में जितने नंबर ऑफ वेव्स आपके प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं वेव नंबर। दैट्स कॉल्ड एज वेव नंबर। Now the next topic is spectrum. What is exactly spectrum? Spectrum हम किसको बोलते हैं? आपने एक प्रोसीजर ऑफ डिस्पर्शन क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। What do you mean by exactly dispersion? आपके पास एक प्रिज्म होता है like this. There is a white light which is entering the prism. Okay, when white light enters into the prism, it divides into 7 colors and come back. मतलब ये बाहर निकलता है प्रिज्म से और 7 कलर्स में आपका पूरा स्प्रेड हो जाता है। और इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को हम बोलते हैं डिस्पर्शन, ठीक है। और जो ये बैंड ऑफ 7 कलर्स जो फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो व्हेनेवर अ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, it spreads into band of 7 colors known as spectrum, ठीक है। and this particular process is called as dispersion. तो स्पेक्ट्रम के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ओके। द फर्स्ट टाइप इज एमिशन स्पेक्ट्रम एंड द सेकंड टाइप इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखते हैं कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है, राइट। अब देखिए, जब भी आपका सोर्स से एक लाइट आ रहा है, ठीक है, और रेडिएशंस को डायरेक्टली हम एनालाइज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। जिन रेडिएशंस को हम इन रेडिएशन, जो भी रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए एक मेरे पास एक डिवाइस होता है, और डिवाइस कि स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए एक डिवाइस होता है, और इस डिवाइस को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोप। सो कभी भी दिस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम is directly obtained using a spectroscope from the source, और इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब कि कहीं से लाइट आ रहा है और डायरेक्टली आपको स्पेक्ट्रोस्कोप में दिख रहा है, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। पर दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये तब होता है जब व्हाइट लाइट आपका आके किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में पास हो रहा है, तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ लाइट आपका एब्जॉर्ब हो जाता है और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ लाइट उसमें से बाहर आता है। तो there are some amount of light which is absorbed and the remaining light is analyzed in the spectroscope, and that type of spectrum is called as absorption spectrum, okay। तो जहां पे आपका 100% लाइट स्पेक्ट्रोस्कोप में दिखता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, और जहां आपका थोड़ा सा लाइट एब्सॉर्ब होके रिमेनिंग लाइट इज एनालाइज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोप इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब एमिशन स्पेक्ट्रम आपका कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस, ठीक है। ये आपने बार कोड देखा है, किसी पर्टिकुलर सामान में बार कोड होता है ना,
उसमें क्या होता है, व्हाइट कलर के बहुत सारे लाइंस होते हैं और बीच बीच में डार्क कलर का गैप होता है, राइट? सो इट कंटेन्स व्हाइट ब्राइट कलर्ड लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस, whereas in absorption spectrum it contains dark lines. इसके जो लाइंस है वो डार्क लाइंस होते हैं, whereas emission spectrum में लाइट कलर के लाइंस होते हैं, ठीक है? ये दो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का. सो दिस वाज अबाउट स्पेक्ट्रम. ओके, द थर्ड डिफरेंस इज द एमिशन स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस. दैट इज इफ द सोर्स emits white light and is discontinuous if the source emit colored radiations. मतलब कि अगर सोर्स से व्हाइट लाइट एमिट कर रहा है तो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है, और अगर कलर्ड रे रेडिएशंस एमिट होते हैं तो डिसकंटिन्यूअस होता है. मतलब कि एमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है. कंटिन्यूअस तब होता है जब व्हाइट लाइट इज द सोर्स, वेयर एज व्हेन देयर आर कलर्ड रेडिएशंस then the spectrum obtained is discontinuous. बार बार गैप दे दे के फॉर्म करेगा, पर फॉर्म करता है, ठीक है? whereas absorption spectrum is completely discontinuous. ओके, ये कभी भी कंटिन्यूअस पॉसिबल नहीं होता. तो एमिशन स्पेक्ट्रम आपका कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों होता है, whereas absorption spectrum आपका डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है. जनरली जो आपका एटम का स्ट्रक्चर होता है, एज हमने ऑलरेडी एक बार डिसाइड किया था या हमने पढ़ाई किया था, ठीक है, कि बीच में आपका सेंटर पोर्शन में होता है न्यूक्लियस. ओके, उसके बाद न्यूक्लियस के अराउंड में इस तरीके के आपको ऑर्बिट्स मिलते हैं, ठीक है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो these particular circular shells are called as orbits, ठीक है? पर हर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रॉन आपका एक, जैसा कि एक ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन लगता है कि ऐसा मूव हो रहा है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्यूशन भी करता है और रोटेशन भी करता है. इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करता है, ऐसा वहां गोल गोल घूमता है और ऐसा घूमते घूमते पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, लाइक दिस. सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दिस पर्टिकुलर स्टाइल, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कितने स्पेस में अवेलेबल हो सकता है, तो मैं इसके अगर अंदर वाले पोर्शन को ऐसा शेड कर दूं तो ये इसका अंदर वाला आउटलाइन है और ये इसका बाहर वाला आउटलाइन है. ओके, आप ये जो देख रहे हो जो शेडेड एरिया है, उस शेडेड एरिया में इलेक्ट्रॉन की होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? सो ऑर्बिट इज अ सर्कुलर पाथ इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, बट ऑर्बिटल इज अ 3D space, the 3D space in which the electron's probability of getting finded is maximum. एक इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना सबसे ज्यादा जहां पे होती है हम उसको ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है? जो रास्ता है वो ऑर्बिट को, वो जो रास्ता है सर्कुलर, उसको हम ऑर्बिट बोलेंगे. और उस पर जो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो 3D स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो सकता है, उस 3D स्पेस को हम ऑर्बिटल बोलते हैं. दिस यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है? तो कभी भी याद रखना, इलेक्ट्रॉन ऐसा रिवॉल्व करता है, और ऐसा जब रिवॉल्व करता है तो वो 3D स्पेस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस को घेरते हुए इतना स्पेस पूरा कवर करता है. और ये पूरे के पूरे स्पेस where the electron finding probability is maximum is called as orbital, ठीक है? तो क्लियर कट एक बात है, ऑर्बिटल का मतलब ये है कि the 3D space around which the probability of finding an electron is maximum is called as orbital, whereas orbit is a circular path where electron revolves. क्लियर? ये बेसिक डिफरेंस है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में. So the definition of orbit is, orbit is a circular path around the nucleus in which the electrons revolve. Clear? Orbital is a 3D space around the nucleus in which the probability of finding an electron is maximum. अब clear है? Second, orbit has a planar motion. Orbit आपका एक plane पे revolve करता है, 2D होता है, 2 dimensional होता है, whereas orbital आपका 3D है, ठीक है? It has 3D motion of electron. Orbit का जो path है that is circular
एंड इज डिस्क शेप्ड। ऑर्बिट हमेशा आपका सर्कुलर पाथ में होता है और डिस्क की तरह होता है, वेयर एज आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, हर पर्टिकुलर ऑर्बिटल का आपका अलग अलग शेप होता है। ठीक है, हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स है। वी हैव 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस पी डी एफ हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, राइट। हमारे पास पीरियोडिक टेबल के टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, एक होता है एस, एक पी, एक डी और एक एफ। ठीक है, अब उस एस पी डी एफ चारों के चारों ब्लॉक्स में इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हमारा ऑर्बिटल टोटल 4 टाइप का होता है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। और चारों ऑर्बिटल के अलग अलग शेप होते हैं। पर आप ऑर्बिट में देखिए, हमारे पास ऑर्बिट का एक ही शेप है, वी हैव सिंगल शेप, दैट इज ऑर्बिट इज सर्कुलर। ऑर्बिट होता है सर्कुलर। वेरएज ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल आपका डम्ब बेल होता है। अब आप पूछोगे कि डम्बल कैसा होता है, ठीक है, तो मैं आपको इसका डायग्राम बताता हूं डम्बल कैसा होता है। देखो, ठीक, नाउ ये एस ऑर्बिटल है। अब मैं आपको बताता हूं कि एस ऑर्बिटल का जो आपका शेप होता है वो कैसा होता है, एस पी डी एफ का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सो एस ऑर्बिटल मतलब स्पेरिकल, स्पेरिकल मतलब आपको पता है कि ऐसा सर्कुलर ऐसा होगा, ये 3D सर्कल मान लो तो ये स्पेरिकल है। डम्ब बेल मतलब ऐसा होता है, ऐसा, लाइक दिस, ये होता है पी ऑर्बिटल, ऐसा। ठीक है, डम्बल ऐसा, ये इंफिनिटी बनाते हो ना, इसको बोलते हैं डम्बल। ठीक है, डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डम्बल। डबल डम्बल में क्या होता है, एक आपका ऐसा बना हुआ है और एक आपका ऐसा बना हुआ है, दिस इज डबल डम्बल। ठीक है, मतलब वो 4 डायरेक्शन में होता है, मतलब कि आप पी ऑर्बिटल को 2 साइड में कर दो, उस तरीके से आपका डबल डम्बल होता है, फूल की तरह। ठीक है, सो दिस इज डबल डम्बल शेप। एंड एफ ऑर्बिटल का शेप कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब क्या है कि एस पी डी एफ आपके चारों ऑर्बिटल्स के शेप अलग अलग होते हैं, वेयर एज ऑर्बिट का शेप सर्कुलर ही होता है। ठीक है, अब आता है फोर्थ, ऑर्बिट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। ऑर्बिट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एग्जैक्टली यार, कोई भी सर्कुलर पाथ का डायरेक्शन हो सकता है क्या? कोई आदमी सर्कल में घूम रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ही इज हेडिंग टुवर्ड्स साउथ, नहीं बोल सकता। तो ऑर्बिट का कोई डायरेक्शन नहीं होता। whereas ऑर्बिटल में हमको पता है कि एक स्पेरिकल जो होता है सिर्फ उसी का डायरेक्शन नहीं हो सकता, बाकी डम्बल, डबल डम्बल, कॉम्प्लेक्स, तीनों का डायरेक्शन हो सकता है। सो ऑर्बिटल्स have direction except s orbital, whereas orbit does not have any direction. ठीक है, अब आपको एक 5वां डिफरेंस और बताता हूं। जब भी मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, आपको मैंने ऑर्बिट में एक फॉर्मूला बताया था, याद करिए, 2n²। ठीक है, याद करिए कि k शेल के लिए n इक्वल टू 1 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, n इक्वल टू 2 l शेल के लिए होता है तो आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स, आपका m शेल के लिए n इक्वल टू 3 होता है 18, और आपका n शेल के लिए n इक्वल टू 4 होता है 32 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का 2n² फॉर्मूला में होता है, वेयर n कैन बी इक्वल टू 1 2 3 4 एक्सेट्रा। वेयर एज जो आपको ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ऐसा होता है ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं केवल 2, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐसा होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका ऐसा होता है। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो मैं आपको साइड में बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक स्क्वायर शेप डायग्राम है। ठीक है, दिस इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्लेसिंग कैसा होता है पता है? एक इलेक्ट्रॉन का प्लेसिंग होता है, ये एक ऊपर वाला एरो ऐसा और एक नीचे वाला एरो ऐसा, बट इसमें एक छोटा सा चेंज है कि दोनों हाफ हेडेड होते हैं। हाफ हेडेड मतलब एक ही तरफ मुंडी होता है, तो ये इसी तरफ मुंडी होगा और इसका मुंडी ऐसा होगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा, तो इस तरीके से आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है एक ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 2, whereas ऑर्बिट का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 2 into n²। ऑफ बॉस प्रिंसिपल, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ऑफ बाउ। ठीक है, और ऑफ बाउ ने सबसे पहले यह बताया कि कितने एनर्जी लेवल्स या कितने ऑर्बिटल में क्या क्या एनर्जी शेल्स हमारे पास अवेलेबल है,
उन सब में ये तो पता लगाना था कि कौन सा शेल का एनर्जी सबसे ज्यादा है। अभी मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू एक चीज समझाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं 1s। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक चीज आपको बोला है कि आपके पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, 4 ब्लॉक्स है। तो आपका ये देखो, ये आपका एस ब्लॉक है, दिस इज पी ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक एंड दिस इज एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो एस ब्लॉक में आप देखिए 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 7 है। मतलब कि आपका जो पीरियोडिक टेबल जिसमें आपके पूरे के पूरे 7 पीरियड्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में पूरे के पूरे 7 पीरियड्स होते हैं, और फर्स्ट पीरियड से लेकर 7th पीरियड तक कंप्लीटली पूरे के पूरे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स भी होते हैं। मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स पहले पीरियड से लेकर 7वें पीरियड में हर पीरियड में होते हैं। वेराज अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स फर्स्ट पीरियड में नहीं होते, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेकंड पीरियड एंड इट एंड्स विद 7th पीरियड। सो 2p 3p 4p 5p 6p 7p होता है। अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स कुछ भी नहीं होते। फिर आ जाता है आपका थर्ड पोजीशन पे 3d 4d 5d और 6d। देयर इज नो ऑर्बिटल विच इज कॉल्ड एज 7d। वेयर एज एफ ऑर्बिटल आपका एक 4f होता है और एक 5f होता है। 1f 2f 3f नहीं होता है, ना ही 6f 7f होता है। तो आपको ये तो याद रखना पड़ेगा कि आपका s में 1 to 7 होता है, p में 2 to 7 होता है, d में 3 to 6 होता है और f में 4 to 5 होता है। ये आपके हर पर्टिकुलर ऑर्बिटल का लिस्ट है। अब इस लिस्ट में हम अगर एनर्जी की बात करें कि सबसे ज्यादा ऑर्बिटल, अभी हमारे पास यहां पे कितने ऑर्बिटल है, देखो यहां एस ब्लॉक में 7 है, पी ब्लॉक में 6 है, डी ब्लॉक में 4 है, तो 7 + 6 13 + 4 17, तो टोटल हमारे पास 19 ऑर्बिटल्स हैं। इस 19 ऑर्बिटल्स में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सबसे कम एनर्जी किसकी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है, ये सब पता लगाया था साइंटिस्ट कॉल्ड एज ऑफ-बाउ। तो अब आते हैं डेफिनेशन में। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल गिव द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। एक पीरियोडिक टेबल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स दिया ऑफ-बाउ ने। कैसे दिया, उन्होंने ये डायग्राम बनाया, देखो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, और P में 2p से 7p, D में 3d से 6d, 4f 5f। अब उन्होंने क्या किया, एक एरो बनाना चालू किया। ठीक है, कैसे चालू किया एरो बनाना, क्रॉस चालू किया। ठीक है, यहां पे आया पॉइंट और यहां तक आया एरो, फिर यहां पे आया पॉइंट एरो। ऐसा करते हुए इन्होंने एरो बनाना चालू किया। अब इस एरो की खास बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आप यहां नीचे से चालू करेंगे तो देखो एक एरो डॉट से चालू होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम डॉट एंड एंड विथ एन एरो। डॉट से स्टार्ट होता है और एरो पे खत्म होता है। मतलब कि 5f, उसके बाद 6d, उसके बाद 7p, इस ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, 5 6 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये वाले एरो में आ जाते हैं 4 5 6 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके ऊपर वाले एरो में देखो 4 5 6 इंक्रीजिंग ऑर्डर, 3 4 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर, 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर, 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर, 2 एक ही है सेम ऑर्डर रहेगा, 1 एक ही है सेम ऑर्डर रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1s ऑर्बिटल के पॉइंट से चालू किया। अब पॉइंट से एरो आएंगे तो क्या आएगा 1s, तो सबसे कम एनर्जी है 1s का। उसके बाद सेकंड लाइन में आ जाओ, सेकंड लाइन में पॉइंट से एरो में आओ तो आता है 2s, तो आपका उससे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी है 2s में। उसके बाद तीसरे एरो में आओ, डॉट से एरो में आओ तो 2p और 3s, तो देख लो यहाँ पे 2p और 3s, अच्छा 2p लिखना भूल गया तो 2p लिख देता हूँ, 2p और 3s। ठीक है, उसके बाद क्या है 3p 4s। हमेशा डॉट से एरो में जाओ, डॉट से एरो में,
तो 3p4s, तो देखो 3p4s, उसके बाद 3d4p5s, 3d4p5s, उसके बाद 4d5p6s, 4d5p6s, उसके बाद 4f5d6p7s, 4f5d6p7s, उसके बाद आपका लास्ट, ठीक है, 5f6d7p, तो 5f6d7p, तो 7p एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है और 1s ऐसा ऑर्बिटल है जिसका एनर्जी सबसे कम है। तो ऑफबाउ प्रिंसिपल ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स के हिसाब से ये प्रूव किया कि 1s हैज लोवेस्ट एनर्जी और ऐसा बढ़ते 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 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5d 5f 6d 7p करके लास्ट में जो 7p ऑर्बिटल आता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। सो ही गेव द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स। अब एक चीज ध्यान रखना, आपको जब भी ऑर्बिटल्स को फिल करना होता है ना, मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने डब्बा बनाया, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने बताया था, देखो ये डब्बा एक ऑर्बिटल है, एक डब्बा दूसरा ऑर्बिटल है, ये एक डब्बा तीसरा ऑर्बिटल है। तो आप एक चीज देखो कि 3 ऑर्बिटल आजू बाजू में हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में फिल करने का एक तरीका है, ठीक है। सपोज मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, ठीक है, या 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। लेट्स नॉट टेक 5, ओके, लेट्स टेक 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे फिल करना है, तो इसका तरीका क्या होना चाहिए पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का? जनरली हम क्या करते हैं पहले, क्योंकि हमको पता है एक डब्बे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, हमको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले में 2 भर दिए, दूसरे में भी 2 भर दिए। ऐसा नहीं होता है, ये गलत है, ओके। हमारा तरीका ऐसा होना चाहिए, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ फिलिंग एन ऑर्बिटल। हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले 4 ऑर्बिटल बोल रहा है तो यहाँ पे 1 भरो, यहाँ पे भी 1 भर दो, यहाँ पे भी 1 भर दो। सबसे पहले तीनों में 1-1 भरा गया, उसके बाद क्या करो, 4 ऑर्बिटल है, फिर आप ऐसा चालू करो। मतलब कि आप एक चीज एज ए एग्जांपल समझो कि आपके पास घर पे 4 लोग आए हैं, ठीक है, यू हैव 4 पीपल और आपके पास 6 रोटी है, ठीक है। तो आप सब कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सबसे पहले तो चारों को तू एक रोटी का, तू एक रोटी का, तू एक रोटी का, तू एक रोटी का। भाई सबसे पहले कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन बांट दो। उसके बाद जो 2 है, अब भाई उसको उसी वे में बांटते जाओ, जब तक चल गया चल गया। तुमने तो कोई पार्शियलिटी की नहीं। अगर तुम्हारे पास 6 रोटी है तो डेफिनेट सी बात है ना कि 2 लोगों को 2-2 मिलेगा और बाकियों को तो 1-1 मिलेगा, पर 1 तो मिला। अब अगर तुम 4 लोगों 6 रोटी को 2-2-2-3 शुरू के 3 को ही 2-2-2 दे दिए, बेचारा 1 तो भूखा रह गया। 1 के साथ तो तुम गलत काम कर दिए, भूखा रख दिए उसको। सो ये कहता है कि भाई सबसे पहले ना एक ऑर्बिटल में, हर ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन डाल दो सबसे पहले। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोबारा दो भाई, पेयरिंग चालू करो। दोबारा 1-1 इलेक्ट्रॉन भरना मतलब पेयरिंग ही हो गया ना बेटा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, अब डेफिनेशन सुनो, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डन, तब तक नहीं हो सकता until and unless each orbital is filled with at least 1 electron। पेयरिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हर ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन दो, उसके बाद आप डबल देना चालू करो। जैसा लंगर में पूड़ी बांटते हैं ना, सबको 1-1 पूड़ी दे दो सबसे पहले, उसके बाद बचा फिर दोबारा एक और राउंड चलाओ। ऐसा नहीं है कि लाए सबसे पहले 4 लोग को 10-10-10 पूड़ी दे दिए, बाकी लोग बैठे हैं प्लेट लेके, भैया कब आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, right? So according to Hund's rule, the pairing of electron cannot be done until and unless each orbital is filled with at least 1 electron. Is it clear?